नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे आज भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इतिहास का चर्चा करेंगे, इसके इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम अगर किसी लड़ाई की बात करते हैं तो वो है प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। दोस्तों, सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी और सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये दोनों जो घटना चक्र है, जो घटनाक्रम है, वो भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय संविधान के विकास में। जी हाँ दोस्तों, इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपने शासन का शिकंजा भारत के ऊपर कसना शुरू कर दिया था। जो उन्होंने शासन का जो शिकंजा इंडिया के ऊपर शुरू कर दिया था कसना। इसके बाद से ही अंग्रेजों ने समय समय पर कई तरह के रेगुलेटिंग एक्ट बनाए, जिसके कारण ही भारतीय संविधान की सीढ़ी दर सीढ़ी एक विकास संभव हो पाया। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे इन युद्धों के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मुट्ठी में कर ली गई, तो सबसे पहला जो एक्ट लाया गया वो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। दोस्तों, सन 1773 में सबसे पहला एक्ट जो आया वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी इस एक्ट के बाद। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के द्वारा जो संसदीय प्रणाली थी, संसदीय प्रणाली के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को एक कानूनी मान्यता दी गई थी इस एक्ट के बाद। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। जो सेंट्रल जो प्रशासन होता है, जो सेंट्रल एक्ट होता है, उसकी नींव रखी गई थी सबसे पहले 1773 में। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसकी विशेषताएं थी कि उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सन 1773 में ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, इस एक्ट के तहत प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे। दोस्तों, उसके बाद जो एक्ट आया वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। उससे पहले हम यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं कि 1773 के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद सन 1774 में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो भारत में आज आपको उच्चतम न्यायालय दिखता है, इसकी नींव उसी समय रखी गई थी। कब? सन 1774 ईस्वी में। सन 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों, इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश रखा गया था। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और वो 3 अन्य न्यायाधीश उनके साथ कार्य करते थे। जी हाँ दोस्तों, सन 1774 में, ये आप डेट हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। जी हाँ दोस्तों, सर एलिजा इम्पे, ये नाम आपको याद रखने की जरूरत है। और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ कार्य करते थे। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? सन 1774 में जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो अध्यक्ष थे, जो भी कंपनी में कार्य करते थे, उनको निजी व्यापार करना, उपहार और भारतीयों से रिश्वत लेने के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। वो अब भारतीयों से ना उपहार ले सकते थे, ना ही उनसे रिश्वत ले सकते थे, ना ही कोई निजी व्यापार कर सकते थे। दोस्तों, उसके बाद राजस्व, नागरिक और सैन्य जानकारी, जो भी भारतीय राजस्व से संबंधित जानकारी थी, जो भी भारतीय सैन्य से संबंधित जानकारी थी, जो भी नागरिक जानकारी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया था। दोस्तों,
उसके बाद आया सेकंड नंबर पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि आया सन 1781 ईस्वी में। सन 1781 ईस्वी में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया तो उस समय कलकत्ता की सरकार को मोर पावरफुल बना दिया गया, कलकत्ता की सरकार को ज्यादा ताकत दी गई दोस्तों। उसके बाद जब कलकत्ता की सरकार को ज्यादा ताकत मिल गई तो वो क्या कर सकता था, उस ताकत का इस्तेमाल वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रूल्स को बनाकर वो उस ताकत का उपयोग कर सकता था। वो बंगाल का भी नियम को चला सकता था, बिहार के भी नियम को चला सकता था और उड़ीसा का भी नियम को चला सकता था। उड़ीसा के भी कार्यों में दखल दे सकता था, बंगाल के भी कार्यों में दखल दे सकता था और बिहार के भी कार्यों में दखल दे सकता था। जो कलकत्ता की सरकार थी उसको एक तरह से मान लीजिए वो पूरे भारत की सरकार थी दोस्तों। उसके बाद आया सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ दोस्तों, सन 1784 ये डेट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। सन 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें दोहरी प्रशासन की नींव रखी गई। दोहरा प्रशासन, दोहरे प्रशासन में क्या होता था, उसमें दो प्रशासन का एक नेचर बनाया गया, जिसमें कि पहला नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखा गया, जिसका कार्य क्या था, जिसका कार्य था व्यापार करना, बिजनेस करना, उसको और कोई काम नहीं करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको बिजनेस का कार्य करना है, व्यापार का कार्य करना है। इससे दोहरा प्रशासन की नींव रखी गई। दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नाम दिया गया जिनका काम था पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिकल कार्य, राजनीतिक कार्यों का जिम्मा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दिया गया दोस्तों। उसके बाद आया सन 1793 में चार्टर एक्ट। दोस्तों चार्टर एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट में भारतीय राजस्व से नियंत्रक और बोर्ड के एम्प्लॉइज को सैलरी देना शुरू कर दिया गया दोस्तों। भारत में जो भी राजस्व प्राप्त होता था अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसी राजस्व से बोर्ड, जितने भी नियंत्रक बोर्ड के कर्मचारी थे, उनके जो भी अध्यक्ष थे, जो भी उसमें कार्य करते थे लोग, उनको उसी पैसे से सैलरी दी जाने लगी दोस्तों। उसके बाद आया सन 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। 1813 दोस्तों, ये आप एकदम डेट हमेशा याद रखिए, 1757, 1764 ये सब मुख्य डेट है। 1773, 1774 और उसके बाद सन 1781, 1784, 1793 और अब आ गया सन 1813। सन 1813 में क्या हुआ था, उस समय आया था चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, उस समय कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार कंपनी का बढ़ा दिया गया था। अधिकार पत्र मतलब 20 वर्ष वो जो भी अधिकार लेकर अभी इंडिया में कार्य कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, उस अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत के साथ जो व्यापार जो करता था उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कि केवल उस समय क्या था कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी और कोई भी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ, इस एकाधिकार को ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद चीन और ईस्ट जो पूर्वी राष्ट्र थे, पूर्वी देश थे चीन के अलावा, चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था उसको अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया था, उसको नहीं छीना गया दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ और अन्य पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार नहीं छीना गया। उसके बाद क्या हुआ, जब एकाधिकार समाप्त हो गया भारत के साथ व्यापार करने का, तो भारत जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे, जितने भी ब्रिटिश में लोग रहते थे, उनको भारत के साथ बिजनेस करने की छूट मिल गई। तो दोस्तों ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया सन 1833 में चार्टर का अधिनियम। सन 1833 में चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस पावर था, कंपनी का जो व्यापार करने का ताकत था, व्यापार जो भारत के साथ करती थी, उसको पूरी तरह से छीन लिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो इससे जो भी एक अधिकार था समाप्त हुआ ही, और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करना था। अब उसको केवल भारत पे जो शासन का कार्य था उसको देखना था, उसको केवल काम था भारत पे शासन करना, भारत पे शासन की गतिविधियों को संभालना। किसी भी तरह का बिजनेस गतिविधि में अब ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल नहीं हो सकती थी। वो कब हुआ था, सन 1833 में दोस्तों। यहाँ पे किसी भी तरह का बिजनेस पे रोक लगा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी अधिनियम में बंगाल का जो गवर्नर था उसको इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के जो गवर्नर थे वो अब पूरे इंडिया के गवर्नर बन गए। पूरे इंडिया पे वो अब शासन कर सकते थे, पूरे इंडिया पे अब वो किसी भी तरह का रूल बना सकते थे और उसको कंट्रोल कर सकते थे।
ये बंगाल के गवर्नर और इंडिया के गवर्नर बराबर हो गए थे। दोस्तों दास प्रथा का अंत कर दिया गया, दास प्रथा खत्म हो गई थी, ठीक है, और विधिक परामर्श के लिए एक सदस्य को नियुक्त कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों धारा 87 धारा 87 के तहत व्यक्ति को गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए, पूरा जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड मैकाले, उसी समय क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले आए थे, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जो कि अभी तक चल रही है, अभी तक उसके अंश हमारे शिक्षा नीति में देखा जा सकता है। अभी जो 2020 में जो हमारी नई शिक्षा नीति तैयार हुई है, उसमें इसके लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसके बहुत सारे अंश को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम लॉर्ड मैकाले से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का गठन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बजट तैयार करने का अधिकार सौंपा गया, बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसी हम 1833 के चार्टर अधिनियम की बात कर रहे हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया, उसमें बजट तैयार करने का अधिकार भी सौंप दिया गया। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति थी उसका गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। दोस्तों उसके बाद आया सन 1853 में चार्टर अधिनियम। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या हुआ, उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत किया गया। जितने भी जो ऑफिसर्स चुने जाते थे, जो भारत के जो नीति निर्माता थे, उनको पहले क्या किया जाता था, ऐसे ही कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुन लिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1853 के चार्टर अधिनियम में उसमें ये लाया गया कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र सफल होंगे उन्हीं को किसी भी कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे पहला शुभारंभ हुआ था सन 1853 में। तो दोस्तों आज का जो सिविल सेवा है वो वहीं पे शुरू हुआ था। आप मान सकते हैं कि हमारे सिविल सेवा का प्रारंभ सन 1853 में ही हुआ था, उसी समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोस्तों उसके बाद 1853 में दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया सन 1858 में चार्टर अधिनियम, सन 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, 1858 में आया था। उस समय भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। कंपनी का अब धीरे धीरे प्रभाव भारत पे कम किया जाने लगा। कंपनी का प्रभाव कम होने के बाद क्या हुआ कि जो भारत का शासन है वो कंपनी के हाथों से ले लिया गया। अब उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। जो ब्रिटिश की महारानी थी, महारानी उस समय, उनको भारत के शासन का कार्यभार सौंप दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत में मंत्री बनाया गया। सबसे पहले 1858 में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों इसको आप इसके लिए याद कर सकते हैं। उसके बाद आया 1515 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। दोस्तों एक भारत परिषद बनाया गया। उसमें क्या था, उसमें 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों का वो एक मंत्री परिषद था, भारत परिषद नाम दिया गया उसका, और उसमें उसका सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। जितने भी भारतीय मामले थे, भारत से संबंधित मामले थे, भारत के लोगों से जुड़े हुए मामले थे, उनको क्या किया गया, वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में चला गया। कंपनी से उसको छीन लिया गया। यहाँ पे आप ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों मुगल सम्राट के जो पद थे उसको समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट का जो पद था, जो मुगल हमारे देश पे शासन करते हुए आ रहे थे, दोस्तों मुगलों के शासन के बाद ही भारत का शासन भारतीयों के हाथों में ना आकर ब्रिटिश लोगों के हाथों में चला गया था। तो एक पद था, एक पद बनाया गया था जिसमें कि मुगल सम्राट का पद था। उनको पेंशन मिलता था, मुगल सम्राट जो भी होते थे उनको पेंशन दिया जाता था और उनकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। तो वो पद को खत्म कर दिया गया। कोई ब्रिटिश शासन में अब कोई भी मुगल सम्राट नहीं बन सकता है।
जो भी औरंगजेब, बहादुर शाह जफर की जो भी वंश चला आ रहा था, वो उन्हीं को ही मुगल सम्राट का पद दिया जाता था, तो उसको खत्म कर दिया गया। उनके सारे पेंशन जो भी उनको लाभ दिए जा रहे थे ब्रिटिश शासन की तरफ से, वो सब खत्म कर दिए गए दोस्तों। उसके बाद आया बीओडी और बीओसी। इसका मतलब आपको समझना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया। जो हमने आपको पूर्व में बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का एक पद निर्धारित किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले के जो हमने अधिनियम आपको पढ़ाए हैं उसमें सन 1784 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो पद था, जो कि बिजनेस देखता था और पॉलिटिकल का काम करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिक्स देखता था, ठीक है। उसको क्या किया गया, उसको सन 1858 में खत्म कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया सन 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो हमारे देश के थे, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, उसको क्या किया गया, उसको कार्यकारिणी परिषद, जो भी उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, उसके कार्य करने के लिए जितने भी लोगों की आवश्यकता होती थी उनका विस्तार किया गया, उनको और लोगों को उनके कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया। उसके बाद दोस्तों विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ। विभागीय प्रणाली का आरंभ हुआ, हर विभाग को अलग अलग बांटना शुरू कर दिया गया, एक एक विभाग करके कई विभाग बनाए गए। उसके बाद दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। वो अब किसी भी तरह का अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता था और उसको पालन करवा सकता था। दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने ये विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया था। लॉर्ड कैनिंग, ये आप याद रखिएगा, उस समय के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी उनको दे दी गई। दोस्तों बंगाल में सबसे पहले, उत्तर पश्चिम सीमा में उत्तर प्रदेश जिसको कह सकते हैं, पंजाब में विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। उसके बाद दोस्तों सन 1873 में जो अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ, सन 1873 का जो अधिनियम है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 1873 के अधिनियम में 1 जनवरी सन 1884 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। दोस्तों वो कंपनी जिसने भारत के शासन का शुभारंभ किया था, ब्रिटिश शासन का जिसने नींव रखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दोस्तों सन 1873 में इसको खत्म करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सन 1873 में, उसके 10 साल बाद, 1873 के करीब 10 से 11 साल के बाद सन 1884 में दिन था 1 जनवरी का, उस दिन क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया शाही उपाधि अधिनियम सन 1876 में। शाही उपाधि अधिनियम, इसमें क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया शाही उपाधि अधिनियम में। उस समय ही महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। दोस्तों क्राउन को तो पहले ही अधिकार दे दिए गए थे, क्राउन को पहले ही अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन हमारे देश में अभी कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी, हमारे देश को गवर्नर चला रहे थे और गवर्नर को ऊपर जो देखने वाले थे वो ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन अब क्या था, 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई और 1876 में जो शाही उपाधि अधिनियम आया, उस समय महारानी विक्टोरिया जो उस समय ब्रिटिश वहां पे ब्रिटेन की महारानी थी, उनको भारत की भी साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और 1876 में कब हुआ था ये, 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आया 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दोस्तों यहीं से लोकतंत्र की नींव रखी गई। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। दोस्तों धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र, हमारा जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे ही अधिनियमों के द्वारा हमारा संविधान, जो आज का संविधान हम मूल संविधान हमारा देख रहे हैं, जिसने हमारे लोकतंत्र को इतना बड़ा विस्तार दिया है, जिसपे हम गर्व करते हैं, वो क्या था, वो ऐसे ही अधिनियमों के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए, विकास करते हुए
हमें आज जो मिला है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आगे के अधिनियमों के बारे में। तो तब तक आप इसमें आप देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इसका और इसको पढ़ सकते हैं, खुद से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसके आगे के अधिनियमों के साथ। तब तक के लिए